नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, उन टॉप लाइंस का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। जिस पहली खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है टीएमसी बीजेपी के बीच झड़प। और इस बीच चुनाव आयोग गुस्से में है, क्योंकि फॉर्म 6 पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है और टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। वोटर लिस्ट विवाद से बंगाल में बढ़ चुका है चुनावी टकरार। बताएंगे आपको न्यूज पंच में विश्लेषण के साथ, एक्सप्लेनर के साथ कि आखिरकार फॉर्म 6 पर ये क्या बवाल मचा है बंगाल में। जिस दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है नक्सल मुक्त हो चुका है भारत। जी हां, नक्सलवाद का अंत हो चुका है और जो लाल आतंकवाद जिसको कहा जाता था वो अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल चुका है और विकास की नई शुरुआत हो चुकी है। बस्तर से लेकर अबूझमाड़ तक बदल चुकी है जमीनी हकीकत, लौट चुकी है उम्मीद। बताएंगे आपको कि क्या रही नक्सलवाद की ये पूरा इतिहास और कैसे केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति के जरिए इसको बनाया नक्सलवाद मुक्त भारत। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली खबर के साथ। और ये पहली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर आखिर क्या हुआ जिससे बवाल मच गया। बवाल ये हुआ कि टीएमसी और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला नारेबाजी से धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। विवाद की जड़ बना फॉर्म 6 यानी कि फॉर्म 6। आरोप है कि इसका इस्तेमाल कर रहे बाहर के राज्यों के लोगों को बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़ने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में टीएमसी भड़क गए और टीएमसी के भड़कने के बाद बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई और पुलिस को बीच में आना पड़ा। बीजेपी ने टीएमसी पर हंगामा और दबाव बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं ममता बनर्जी ने सीधे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर गंभीर सवाल उठा दिए। इस पूरे बवाल के बीच सीईओ मनोज अग्रवाल ने यह साफ कहा कि फॉर्म 6 सिर्फ नए वोटर्स के लिए है, किसी का नाम गलत तरीके से ना जोड़ा गया है, ना हटाया गया है। और अगर आरोप साबित हुए तो वो पद छोड़ने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि बंगाल में वोट से पहले अब सियासत सड़क पर उतर आई है। चलिए आपको शॉर्ट्स के जरिए यानी कि तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे ये पूरा मामला भड़का और टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आई। ये देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि फॉर्म 6 को लेकर ये हंगामा हुआ। कल सीईओ दफ्तर के बाहर यह हंगामा होता है, जहां दोनों कार्यकर्ताओं के बीच आमने सामने ये झड़प हो जाती है। दोनों के बीच टकराव इतना बढ़ जाता है कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है और इसमें कई लोगों को चोट भी लगती है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि ये जो फॉर्म 6 असल में हुआ क्या कि टीएमसी ने एक वीडियो जारी किया। टीएमसी ने वीडियो जारी करते हुए एक व्यक्ति है और उसके पास एक बैग है, उस बैग में बहुत सारे फॉर्म है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि फॉर्म 6 बहुत सारे ये फॉर्म 6 है, जिसमें बीजेपी क्या कर रही है कि बाहर के वोटर्स को लाकर यहां का मतदाता बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर टीएमसी ने बवाल मचाया और उसके बाद टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस बीच सीईओ की तरफ से, सीईओ कार्यालय की तरफ से, सीईओ की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि इस तरीके की कोई चीज ऐसी नहीं हो रही है और अगर ऐसा हो रहा है तो वो पद भी छोड़ने को तैयार है। बंगाल में आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है तमाम तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है। साफ पारदर्शी चुनाव हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां इस समय की जा रही है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख सामने आ रही है, जब बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है, ऐसे में 2 चरणों में चुनाव होने से पहले अब जो सियासी माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। बंगाल के जो मुख्य चुनाव अधिकारी है मनोज अग्रवाल ने टीएमसी को सख्त हिदायत दी है। गुस्से में है इस समय चुनाव आयोग। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पहली बार जो वोटर बनता है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में कहीं वोटर नहीं है, प्रथम बार जब अप्लाई करता है तो फॉर्म 6 होता है। एक बार आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, अगर आप स्थानांतरण करते हैं एक स्टेट से अन्य स्टेट पे या एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आप फॉर्म 8 भरते हैं उसमें। अगर किसी का नाम कटवाते हैं तो फॉर्म 7 से कटवाते हैं, कोई मर गया, ये हो गया, तो फॉर्म 6 तो जब ही होगा आपका जब आपका जो है वोटर रोल में नाम नहीं है। और इसका वेरिफिकेशन जो है फॉर्म 6 की, किसी को वोटर ऐड करने की खाली पावर ईआरओ की है, ना डीओ की है, ना सीओ की है या एईआरओ की है। तो
साफ तौर पर आपने चुनाव आयोग को इस समय सुना। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ये साफ तौर से स्पष्ट कर रहे थे कि फॉर्म 6 जो है वो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 हटाने के लिए, अगर किसी की मौत हो गई या किसी कारण आप राज्यों से अलग हो गए, स्थानांतरित हो गए, तो फॉर्म 7 है। ऐसे में चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता। ट्राइब्यूनल का अधिकार है इसके अंदर इस तरीके की कोई भी नई चीज या नए मतदाताओं को जोड़ने का। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की टीएमसी को हिदायत और दो टूक सामने आई है। टीएमसी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन पर नाराज है। इस समय चुनाव आयोग और सीओ कार्यालय के बाहर जिस तरीके से कल विरोध प्रदर्शन हुआ और दिखाया गया चुनाव से पहले कि किस तरीके से दोनों तरफ के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की तक बात आ गई, और घटना पर आयोग ने ये कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि किसी भी हालत में इस तरीके की धक्का मुक्की या इस तरीके का विरोध प्रदर्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो भी आप सीईओ कार्यालय के बाहर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जहां पुलिस तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। बीजेपी ने तो इतना तक कहा डाला कि पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं नाराजगी रही है और कहीं ना कोई मुद्दे निकालने की कोशिश की जा रही है। अब फॉर्म 6 को लेकर दोनों तरफ के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और चुनावी मुद्दों के इतर इस तरीके की राजनीतिक रंग और सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन करना, उसको लेकर जो फॉर्म 6 का हक ट्राइब्यूनल के पास है। भावना, देखिए इस पूरे मामले में एक बात सब चर्चे पे है कि अभी चुनाव का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। वहां पर टीएमसी चुनाव आयोग के बाहर अभी तक बैठे हुए हैं। वो तो उनको तो जनता के बीच जाना चाहिए था और अभिषेक बनर्जी अपना प्रोग्राम कैंसिल करके वापस आ जाते। कहीं ना कहीं जाके ये कहना है असल में जनता के पास जाकर बोलने लायक कुछ है नहीं, इसलिए अभी तक एसआईआर का मुद्दा पकड़ कर रखा है टीएमसी ने। तो कभी बीएलओ का मौत, कभी एसडीडी का लिस्ट, कभी अंडर एडजुडिकेशन और अभी फॉर्म 6। और ये ऐसा एक मुद्दा है जो फॉर्म 6 उन लोगों के लिए है जो पहली बार वोटर हो रहे हैं। तो इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश से वोटर कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि सीओ का कहना है कि अभी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो गया, वोटर रोल तो फ्रीज था, तो अभी तो अंडर एडजुडिकेशन का मामला चल रहा है। और अंडर एडजुडिकेशन का तो वो तो सुप्रीम कोर्ट आज भी सुनवाई है एसआईआर को लेकर, बंगाल की इशू को लेकर आज भी सुनवाई है। सुनवाई शुरू हो गया शायद अब तक। तो ये जो सारी बातें हैं, इन बातों को लेकर जिस तरह से कल ये घटना घटी, और ये वही टीएमसी के सपोर्टर्स हैं जो 1 महीने से भावना चुनाव आयोग के बाहर पंडाल लगाकर बैठे हुए थे। वही पहले बीएलओ को मौत को लेकर किए थे और अभी शोर शराबा कर रहे हैं इस फॉर्म 6 को लेकर। चुनाव आयोग का कहना है। तो सौरभ, यहाँ तो ये साफ हो गया जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये टीएमसी के वो कार्यकर्ता है जो सीईओ कार्यालय पे 1.5 महीने से बैठे हैं। 1.5 महीने से बाहर बैठने का उनका क्या मकसद है? क्या टीएमसी ने उनको वहां बिठाया है कि कोई भी ऐसी घटना घटे तो बिल्कुल भी मौका मत छोड़िएगा, वहां प्रदर्शन करना शुरू कर दीजिएगा? देखिए, लगता तो यही है कि आप अगर, मैं सीधे तौर पे तो ये कमेंट नहीं कर सकता एज ए रिपोर्टर, लेकिन आप घटनाओं का परंपरा देख लीजिए। सोमवार को अभिषेक बनर्जी डेपुटेशन देते हैं, वो फॉर्म 6 का मुद्दा उठाते हैं, फिर जाके ऑल इंडिया स्तर पर उनके जो ऑल लीडर्स हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फॉर्म 6 का मुद्दा उठाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाता है जमीनी तौर पर ये बीएलओ, ये जो तृणमूल के कार्यकर्ता है, ये लोग धरने पर बैठ जाते हैं। और कल एक डेपुटेशन का प्रोग्राम बीजेपी का था, तो वहां पे बीजेपी वर्कर्स के साथ उनका झड़प हो जाता है, हाथापाई हो जाता है। लेकिन इस वक्त मुद्दा क्या है? बीजेपी क्या मुद्दा उठा रही है? बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि ममता बनर्जी मंच से कह रही है कि इस बार ऐसा हालत कर देंगे कि कोई भी बीजेपी नहीं करेगा, पीठ पर पोस्टर लेके घूमेगा कि मैं बीजेपी नहीं करता, मैं बीजेपी नहीं करता, मैं बीजेपी नहीं करता। सीधी तौर पर बीजेपी इसको पोस्ट पोल वायलेंस के साथ जुड़ रही है, जो पिछले चुनाव में देखा गया है। किरेन रिजिजू जो मंत्री हैं वो खुद गए थे सुकांत मजूमदार को लेकर निर्वाचन सदन। तो इस बार जब मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास ये दावा किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से कि आप क्यों ममता बनर्जी के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कदम नहीं उठाएंगे, सीधे तौर पर मंच से वो कह रहे हैं कि इस बार ऐसा हालत कर देंगे कि कोई बीजेपी
नहीं करेगा, पीठ पर पोस्टर लेकर घूमेगा। बिल्कुल, तो चुनाव की तारीख सामने है, बिल्कुल पास है। 2 चरणों में बंगाल में चुनाव होना है। उससे पहले सियासत इस समय पूरी तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और टीएमसी आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां लगातार गर्म है। यह चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ चुका है, क्योंकि चुनाव की तारीख पास है। ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के बीच जो ये सियासी बवाल एक नया शुरू हो गया, उसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ दे दिया। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का न्यूज पंच में, लेकिन जब ब्रेक की बात आएंगे तो भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो 6 दशकों तक नक्सलवाद के साए में कई राज्य डूबे रहे, दहशत में डूबे रहे, जहां बम बारूद और दहशत का साया हुआ करता था, वहां अब कैसे शांति का दौर आ चुका है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज पंच। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आगे बढ़ेंगे। देश से नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान हो चुका है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है, और 31 मार्च की वो डेडलाइन थी। 31 मार्च 2026 उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे देश में, और वही बयान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिया कि नक्सलवाद जो है, जो आखिरी सांसें गिन रहा था, अब आखिरी सांसों में कहा जाए तो वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कई इलाके ऐसे थे जो हिंसा और डर की पहचान बन चुके थे। अबूझमाड़ से लेकर बस्तर तक वहां विकास की नई रोशनी पहुंच रही है। सरकार का यह दावा है कि अब बंदूक नहीं, विकास जवाब बनेगा। यानी कि जो लाल आतंक था वो ग्रोथ कॉरिडोर में बदल चुका है, विकास के कॉरिडोर में बदल चुका है। सड़क, स्कूल, सुरक्षा और सिस्टम सब एक साथ बदल रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे केंद्र सरकार की रणनीति काम करी, और कैसे कौन सी रणनीति थी, कौन सी वो योजनाएं थी, कौन सी वो नीतियां थी जिससे नक्सलवाद का ये अंत हो पाया। आपको बताते हैं कि हिंसक घटनाओं में 53% की कमी आई है। जिस नक्सलवाद से इतनी हिंसक घटनाएं होती थी, कई लोगों की मौत हो गई, ऐसे में 53% की कमी। साथ ही 16,463 से घटकर मात्र जो घटनाएं हैं वो 7,000 के करीब रह गई हैं। प्रभावित जिले की संख्या में भारी कमी आई है। यानी कि जो जिले सिर्फ नक्सलवाद के साए में जिया करते थे, उससे नक्सलवाद को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। 126 जिले से घटकर 2 पर पहुंच चुका है आंकड़ा। आप देख रहे हैं, ये करीब 100% इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अत्यधिक प्रभावित जिले 35 से घटकर 0 पे आ चुके हैं, जहां सबसे ज्यादा नक्सलवाद की दहशत थी, जहां बम बारूद का साया होता था दिन में भी रात में भी, और बाहर निकलने पे भी घबराहट होती थी, दहशत होती थी, वहां आज शांति बरस रही है। आम नागरिकों की मृत्यु में भी 70% की कमी, ये आंकड़े बता रहे हैं। और ये आंकड़े हैं औपचारिक सूत्रों के आंकड़े। आधिकारिक सूत्रों के आंकड़े 4,766 से घटकर मात्र 1,495 तक हो चुका है आंकड़ा। आइए आगे बढ़ेंगे कि नक्सलियों के गढ़ में कैसे सेंध लगाई गई, कैसे केंद्र सरकार की रणनीति काम रही, और कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं उनको अपनाया गया। ऑपरेशन आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑक्टोपस, जो ऑपरेशन डबल है बुल, उसका नाम दिया गया गुमला लातेहार में इसको किया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म जो झारखंड में किया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में किया गया। ये सभी ऑपरेशन अलग अलग राज्यों में किए गए, जो जहां प्रभावित जिले थे, जो नक्सलियों के प्रभावित जिले थे। इन ऑपरेशंस के तहत, जॉइंट ऑपरेशंस के तहत केंद्र सरकार की रणनीति काम करी, और एक एक करके किस तरीके से जो इतने सारे प्रभावित जिले थे वो कहीं ना कहीं अब 0 पर आ चुके हैं। इसके साथ साथ कई नक्सली जो थे, नक्सली नेतृत्व को खत्म किया गया। साथ ही कैडर ने आत्मसमर्पण किया है। क्या हुआ ऐसा कि आत्मसमर्पण करना पड़ा, उन्हें सरेंडर करना पड़ा? 2025 के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जहां करीब 2000 नक्सलियों का समर्पण हुआ, सरेंडर हुआ 1973, गिरफ्तार हुए 862, इनकाउंटर हुए 317। यानी कई नक्सलियों को मार गिराया गया। वहीं कई नक्सली आके, यानी कि जो नक्सली जिन पर करोड़ों के इनाम थे, वो भी आके उन्होंने आके पुलिस के आगे आत्मसमर्पण किया है। और जो सरकार की पुनर्वास नीति है, यानी कि उनका जो परिवार है वो अब शिक्षा से जुड़ गया है, वो अब पुनर्वास नीतियों से जुड़ गया है। इस तरीके से हालात में बदलाव आ रहा है। इस तरीके से एक नई रोशनी की किरण यहाँ शुरू हुई है।
2000 के बाद किस तरीके से हालात बदले हैं, आइए आपको बताते हैं कि 2014 यानी कि पिछले अगर 12 सालों की बात की जाए तो कैसे सरकार की जो रणनीति है वो कारगर साबित हुई है। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला है। राज्यों के साथ मदद के साथ ही केंद्र सरकार इस निष्कर्ष पर और इस आउटकम के साथ पहुंच पाई कि नक्सलवाद को भारत से कैसे हटाया गया, मुक्त कराया गया। संयुक्त अभियान और सटीक खुफिया तंत्र के जरिए ये सब कुछ संभव हो पाया। पुलिस की मदद यहाँ बेहतरीन तरीके से मिली है। एआई का पूरा इस्तेमाल हुआ है, सीसीटीवी का, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। सभी नेटवर्क, फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम पर प्रहार किया गया है और साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में किले बंद पुलिस स्टेशन जो थे वो बनाए गए और उसी वजह से इस तरीके की रणनीतियां काम आई। सीएपीएफ और राज्य पुलिस का समन्वय यहाँ बेहतरीन तरीके से देखने को मिला। तेज ढांचागत विकास जो है उसकी भी बयार यहाँ देखने को मिली। सरकार की बेहतर सरेंडर पॉलिसी कारगर साबित हुई और इसी का नतीजा है कि गृह मंत्री ने कहा था कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद खत्म कर देंगे और वही कुछ हुआ। खास क्या बात है कि सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति थी उसमें ऐसा क्या खास था वो आपको बताते हैं। आपको बताएं कि नक्सलियों को 50,000 की तत्काल सहायता प्रदान की गई। ये कहा गया इसी वजह से कई नक्सली अपने बम बारूद छोड़ के, अपनी गोलियां छोड़ के आत्मसमर्पण करने आ चुके हैं। 36 महीनों तक मासिक भत्ता यानी इन पुनर्वास नीतियों के जरिए कैसे उन्हें स्ट्रीमलाइन किया जाए, नॉर्मलसी में लाया जाए, उसकी बेहतरीन कोशिश की गई है। सामूहिक आत्मसमर्पण पर 2 गुना इनाम यानी कि कैडर के कैडर जब आएंगे, ग्रुप के ग्रुप आएंगे तो उनको 2 गुना इनाम वहां मिलेगा। नक्सल मुक्त पंचायत को 1 करोड़ का पुरस्कार मिला जाएगा। ये भी सरकार की कुछ नीतियों में था। साथ ही आत्मसमर्पण करने वालों के बच्चों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी शिक्षा के क्षेत्र से भी कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि अगर इनका विकास होगा तो देश का विकास होगा और नक्सल मुक्त भारत अगर होगा तो देश विकास के बयार में ज़्यादा आगे बढ़ेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो बड़े चेहरे भी दिखाएंगे जिन पर बड़े बड़े इनाम थे। लेकिन इस समय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, शिशिर जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, वही ज्योति जुड़ चुकी है कर्नाटक से। सीधा रुख करेंगे शिशिर, अगर आज की बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें तो गढ़चिरौली में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और साथ ही अगर बात करें महाराष्ट्र के कई इलाकों की तो बहुत सारे ऐसे प्रभावित जिले थे जो नक्सल के साए में जी रहे थे। लेकिन राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां कारगर साबित हुई और कैसे जो 60 साल से हम नक्सलवाद से जुड़ा भारत देख रहे थे, आज वो नक्सलवाद मुक्त भारत है। दंडकारण्य का वो इलाका जिसमें महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ आंध्र का कुछ इलाका है। यहाँ पर अगर देखा जाए पिछले 30-40 सालों से लगातार नक्सलियों का प्रभाव ज्यादा रहा है और ऐसे में सरकार की कई नीतियां भी इसमें अगर देखा जाए तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए इस पर थी। लेकिन इस मौजूदा सरकार में अगर देखा जाए, जो मोदी सरकार ने कहा था कि तकरीबन 10 सालों के भीतर मतलब जो है नक्सली को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, उसके अनुसार 3 कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा अपनाया गया था। पहला तो है कि जो नक्सल पुलिस पर अटैक करते थे, आम लोगों पर अटैक करते थे, उन पर जो है शिकंजा सरकार ने कसा। दूसरा था आत्मसमर्पण, जिसके तहत कई सारे जो अभी हमने देखा कि जिस प्रकार से रिपोर्ट में जो है स्कीम्स सरकार द्वारा लाई गई। और तीसरा जो था वो विकास था। इन तीनों मुद्दों पर त्रिस्तरीय पर सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2022 के बाद की बात करूं तो 150 से भी ज्यादा नक्सली जो है सरेंडर कर चुके हैं। पिछले 2025 की बात करें तो 100 से ज्यादा नक्सलियों ने अब तक सरेंडर किया हुआ। आंकड़ा बहुत बड़ा, इसमें कई बड़े नाम भी शामिल है नक्सली कैडर के जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। और सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि कई सारा जखीरा जो हम कहते हैं कि आर्म्स का जो था वो भी सरेंडर कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कमर जरूर टूटी है नक्सल जो पूरा एक कह सकते थे कि एक नेक्सस था उसकी। और साथ ही साथ दूसरी मतलब उसमें ये भी है कि सरकार सिर्फ सरेंडर पर ध्यान नहीं दे रही, सरकार इस वक्त ध्यान दे रही थी इस प्रकार से उनको जो है विकास किया जाए। फिर चाहे वो जमीनों के आवंटन की बात करें, खासतौर पर इलाकों में जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, साथ ही साथ उनको स्किल किस प्रकार से मिले इस पर ध्यान दिया गया। महाराष्ट्र में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया, जो स्किल नक्सलियों को दिया जा रहा है, उनके बच्चों के लिए खासतौर पर शिक्षा दी जा रही है, परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधा की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात महाराष्ट्र, बिल्कुल, इस में हमारे साथ कर्नाटक से ज्योति भी जुड़ी है। ज्योति, अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो कैसे नक्सलवाद यहाँ पैर पसारे हुए था और यहाँ पर भी किस तरीके से मुख्य धारा में नक्सलियों ने जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उनको लाने की कोशिश की गई है? भावना, जैसे केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है, ऐसा ही उन्होंने एक स्टेप भी
आगे आ चुके हैं। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि 2026 तक नक्सलिज्म फ्री हो जाएगा इंडिया। अगर हम कर्नाटका के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1980 से ये बहुत वो था, स्टार्टिंग स्टेप था। उस वक्त कर्नाटका की अपर पार्ट जो नॉर्थ कर्नाटका में बीदर, रायचूरू और यहाँ पे पावगढ़, चित्रदुर्गा, इन सब इलाकों में नक्सलिज्म की एक्टिविटीज बहुत था। उसके बाद 1990, उसके बाद मतलब वहां पे भी पुलिसों का जो फॉर्म ऑपरेशन हो रहा था, तो इसलिए वहां से वो 1990 में टू वेस्टर्न घाट पे शिफ्ट हुए। वहां पे फॉरेस्ट रीजन था, मतलब चिकमगलुरु, उडुपी, मलेनाडु रीजन, वहां पे उनका एक्टिविटीज बहुत चलता था। तो 1980 से लेकर 2025 तक, वो भी 1990 में बहुत मतलब इतना एक्टिविज्म था वहां पे। साकिब राजन, उनका नाम बहुत आगे आता है नक्सलिज्म के अगर बात करें तो वो लीड करते थे नक्सलिज्म के एक्टिविटीज को। अगर उसके उनके साथ साथ बहुत लोग थे, और जो सरकार की तरफ से भी कोशिश चल रही थी लोगों को, जो नक्सलाइट्स को मुख्य धारा में लाने के लिए। और ये खुशी की बात है कि 2025 में 7 से 8 नक्सलाइट्स यहाँ पे आकर सरेंडर जी ज्योति, तो दक्षिण भारत में भी एक बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ से इस समय हमारे साथ सुमेश भी जुड़े हैं। सुमेश, आपने तो कई स्टोरीज की होंगी, आप तो छत्तीसगढ़ के उस गढ़ में रहे हैं जो नक्सल प्रभावित कई जिले थे। अगर आज की भी खबर देखी तो सुकमा से 2 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, तो माओवादियों का लगातार आत्मसमर्पण करना जारी है। किस तरीके का माहौल आपने आज से देखे तो 20 साल पहले देखा, और आज किस तरीके की नई रोशनी देखने को मिल रही है? जी भावना, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, जिस तरह से डेडलाइन तय किया गया था 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर देना, तो उसकी तरफ से ऑफिशियल बयान भी जारी हो गया है कि देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। हमने देखा हो कि बस्तर का वही क्षेत्र जहां पर बम बारूद और गोली की आवाज सदियों से गूंजा करती थी, लोग वहां जाने से डरते थे, दहशत में रहते थे, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और बेंगलोर से अगर कोई व्यक्ति बस्तर का नाम सुनता था, वहां जाने को लेकर सोचता था कि वहां घूमने जाएगा, तो उसके मन में एक ख्याल आता था कि बस्तर में लाल आतंक है, बस्तर में बारूद की गंध है। लेकिन वो पूरा जो गंध था, बारूद की गंध थी, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बस्तर अब विकास की ओर आगे बढ़ चुका है। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में लगातार सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। जो सरकार ने एक डाटा जारी किया था कि 1 जनवरी 2024 से लेकर और आपका 28 मार्च 2026 तक सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। करीब 500 से ज्यादा नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, 2000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, 2000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, 2000 से ज्यादा जो आईडी बम मिले हैं, सुरक्षा सामान मिले हैं। और बस्तर वही क्षेत्र जो सदियों से, पिछले 6 दशक से नक्सल समस्या से जाना जाता था, बस्तर का इलाका, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, अबुझमाड़ यानी मैं कहूं अबुझमाड़ नक्सलियों का सबसे बड़ा कोर इलाका, नक्सलियों की पाठशाला उसके नाम से जाना जाता था। लेकिन सुरक्षा बलों के प्रयास से लगातार अपने उस इलाके में देखा होगा सुरक्षा बल के जो जवान लगातार मूवमेंट करते थे। और ये डेटा औपचारिक डेटा है, आधिकारिक डेटा है जो साफ तौर पर बता रहे कि कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, और वो नक्सली जिन पर करोड़ों के इनाम थे, और कितने नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यानी लाल आतंक का कहीं ना कहीं खात्मा हो चुका है, और जड़ से खत्म करने की केंद्र सरकार की ये कोशिश कारगर साबित हुई है। सोमेश, शिशिर और ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।